Hello everyone, this is our next lecture, and in this lecture we will talk about administrative thinkers. First part will be included little introduction of administrative thinkers, and second part will include Frederick Taylor, the first thinker. So let's start. Administrative thinkers for आसान करने के लिए इस चीज़ को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. क्लासिकल थिंकर्स, ह्यूमन रिलेशन थिंकर्स, बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स, मोटिवेशनल थिंकर्स, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म. सबसे पहले जो है वो क्लासिकल थिंकर्स आते हैं, विच विल इंक्लूड टेलर, मैक्स वेबर, हेनरी फयूल, लुथर गुलिक, लिंडल उर्विक. ह्यूमन रिलेशन थिंकर्स में जो इनफॉर्मल सेक्टर्स की जो बात होती है, मतलब कि इनफॉर्मल ग्रुपिंग की जो बात होगी वो इसी चीज़ में होगी. क्लासिकल थिंकर्स स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे, ह्यूमन रिलेशन जो है इनफॉर्मल पे फोकस करेंगे, बिहेवियरलिस्ट जो है वो बिहेवियर पे फोकस करेंगे, मोटिवेशनल जो है वो मोटिवेशन के जो फैक्टर्स थे जो मोटिवेट कर रहे थे उस चीज़ पे फोकस करेंगे, और आगे ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म. एज आई ऑलरेडी मैंशन इन माई प्रीवियस लेक्चर की जो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं वो इस हिसाब से ही हुई है. क्लासिकल, ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियरलिस्ट थिंकर, मोटिवेशनल थिंकर्स, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म. सो लेट्स जो है यहाँ पे हर चीज़ को सिंप्लीफाई किया गया है, तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो ना, जो आप बार बार रिवाइज करो कि कौन सा थिंकर कहाँ पे है, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है नेट यूजीसी में कि कौन से थिंकर में किसने क्या बोला, तो कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो जाती, कुछ चीज़ें वैसे ही टिक हो जाती हैं मेमोरी बेस्ड. अगर आप इस चीज़ को रोज़ रोज़ पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा. ह्यूमन रिलेशन थिंकर्स की बात हो रही थी, एल्टन मायो, मेरी पार्कर फोलेट. बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स में चेस्टर बर्नान, हर्बर्ट साइमन. मोटिवेशनल थिंकर्स में अब्राहम मास्लो, हर्ट्सबर्ग, डगलस मैकग्रेगर. ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म में क्रिस अरगाइरस, रेंसिस लिकेट. सो हमारा आज पहला थिंकर है हमारे F.W. टेलर. इनका टाइम था 1856 टू 1950. ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया मैनेजमेंट में, साइंस में एंड थॉट में. ही वॉज फ्रॉम टेलर जो ये बिलीव करते थे कि जो बेस्ट मैनेजमेंट है वो ही ट्रू साइंस है, मतलब कि ही बिलीव दैट जो मैनेजमेंट है वो ट्रू साइंस है, यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जो कि एप्लीकेबल है हर ह्यूमन काइंड एक्टिविटीज़ में, बी इट अ सोशल एक्टिविटी लाइक मैनेजमेंट ऑफ होम्स, फॉर्म्स, चर्चेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. हर जगह पे ये मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो. तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट देयर लाइफ एंड वर्क एंड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इस पर प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस बुक में क्या लिखा है और ये वाली बुक किसने लिखी है और किसने नहीं लिखी है, तो एलिमिनेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. ही वॉज बोर्न इन पेनिसिल्वानिया 1856. He passed the entrance examination of Harvard Law School but could not continue his academics because of his impaired eyesight owing to too much study under kerosene. वो केरोसिन की जो ऑयल लैम्प होता है ना उसके अंदर बैठ के पढ़ते रहते थे, उनकी जो आइज़ है वो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए वो अपनी जो हार्वर्ड लॉ का स्कूल जो एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया था उसमें वो एडमिशन लेके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे. ही स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 18 विदाउट वेजेस एज अ अप्रेंटिस, मतलब कि जो बिगिनर होते हैं लर्निंग में, जैसे कि इंटर्नशिप्स होती हैं, कुछ पेड होती हैं कुछ नहीं होती, उसी हिसाब से उन्होंने एज अ बिगिनर काम शुरू किया था. तो नेक्स्ट इस मिडवेल स्टील कंपनी में उन्होंने फर्स्ट गैंग बॉस की तरह काम स्टार्ट किया, उसके बाद में फोरमैन की तरह स्टार्ट किया, फिर रिसर्च डायरेक्टर पे प्रमोट हुए एंड देन चीफ इंजीनियर. वो चीफ इंजीनियर रात को पढ़ पढ़ के हुए, मतलब रात को नाइट स्टडी में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर करके उन्होंने अपनी जो ये डिग्री है वो हासिल की. इनकी बुक्स जो थी मेन 4 ही थी, द पीस रेट सिस्टम, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, शॉप मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बुक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर को, टेलर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, ये तो मैंने सिर्फ जस्ट एक समरी बताई है, इसको हम डिटेल में आगे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमने देखा सोल्जरिंग. इसमें जो है वो ट्रेन स्टाफ है, क्वालिफाइड वर्कर्स एंड कोऑपरेटिव वर्कर्स होंगे. यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टेक होल्डर जो हैं इस थ्योरी में इन्वॉल्व हैं. एक तो है वर्कर्स, जिनके ऊपर जो है उसके ऊपर जो होता है मैनेजमेंट, जो उसके ऊपर निगरानी रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और थर्ड होते हैं कंज्यूमर. ओवरऑल हमारा जो क्या काम है कि कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने और वो सस्ते दामों में कंज्यूमर तक पहुँचे, और जो वर्कर्स को है वो वेजेस ज़्यादा मिलें, और जो उस दूसरी साइड पे मैनेजमेंट है उनको भी प्रॉफिट हो. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे फोकस करनी है. ये मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया था, जो आगे जब बताऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे समराइज़ कर दिया कि जो अपना आधा का लेक्चर है वो इसी चीज़ में समराइज़ हो गया है. सोल्जरिंग की बात हो गई, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. अगर हम सही इंसान को सही जगह पे नहीं रखेंगे तो वो जो है क्योस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और जो वो आगे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो जो इंसान है वहाँ पे काम वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ का स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं है वो उस फील्ड का. थर्ड आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फंक्शनल फोरमैनशिप आ गया, 1 वर्कर के ऊपर 8 बॉस हैं. ये जो मिलिट्री वाला जो रूल है ना ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि मिलिट्री में एक बॉस होता है और एक आर्मी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है 1 वर्कर है और ऑर्डर उसे 8 बॉसों से मिल रहा है. मिलिट्री रेवोल्यूशन की भी बात की गई है, या कैसे जैसे जैसे वो मतलब चेंजेस लाते गए, ट्रेनिंग करते रहे वर्कर्स की,
मैनेजमेंट की, उनको साइंटिफिकली डेवलप करते गए, तो मेंटल रेवोल्यूशन डेवलप हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आप फ्रेंडली होकर काम करोगे तो जो सरप्लस है वो इतना लार्ज हो जाएगा कि आप लोगों को लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट बात करते हैं सोल्जरिंग। बेस्ट रिजल्ट कुड बी अचीव थ्रू ट्रेन स्टाफ, क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव वर्कर्स। वही बात हो गई, वो 3 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, ट्रेन स्टाफ, क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव वर्कर्स। यही 3 चीज़ें मिलकर हमें एक बेस्ट रिजल्ट देंगी, यानी कि बेस्ट आउटपुट देंगी। ही नोटिस वर्कर पर्पसफुली ऑपरेटिंग बिलो देयर कैपेसिटी एंड कॉल द फिनोमेना एज सोल्जरिंग और स्कीविंग। पर्पसफुली जो है वो अपने जो वर्कर हैं वो काम कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ लोग वो ज़्यादा बन जाएंगे तो उन लोगों का काम चला जाएगा, कुछ लोगों को जॉब छोड़ना पड़ जाएगा अगर वो काम ज़्यादा करने लग गए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग सरप्लस हो जाएंगे, क्योंकि फिर मैनेजमेंट सोचेगा कि इतने लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को भी अपना फ़ायदा देखना था। तो जो वर्कर है वो कम प्रोड्यूस करते थे, उनको इंसेंटिव नहीं मिलता था, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते थे। और उसके बाद में यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड्स भी नहीं थे, तो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि रेस्टिंग पीरियड नहीं है तो हमारी जो प्रोडक्शन है उस पर फ़र्क पड़ता था। दे वेस्ट टाइम एंड आफ्टर रिलाइंग ऑन रूल ऑफ थंब। ये अनसाइंटिफिक मेथड्स पे जो है रिलाई करते थे, कुछ भी स्टडी नहीं हुआ पड़ा था कि कैसे चीज़ को करा जा सकता है, तो वो अनसाइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते थे और रूल ऑफ थंब को देखते रहते थे। फिर उसके बाद में जो सोल्जरिंग को है काउंटर किया गया टेलर की तरफ से, उन्होंने स्टॉप वॉचेस का यूज़ किया, उससे उन्हें पता चला कि वन बेस्ट वे टू परफॉर्म जॉब कौन सा है, कोई इंसान कैसे सबसे बेस्ट काम कर सकता है। उन लोगों ने वो स्टॉप वॉच को यूज़ कर करके कि कितने समय में कितना काम हो सकता है। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज कॉइन्ड बाय लुइस, नॉट बाय टेलर। ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये कॉइन की थी लुइस ने, टेलर ने नहीं की थी, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बिगन टू चेंज फ्रॉम अ डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू मोर लॉन्ग टर्म अप्रोच टू हैंडल इमर्जिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम व्हिच वर नॉट ऑब्जर्व्ड अर्लियर। तो टेलर जो है उन्होंने कहा था कि मैनेजरियल जो प्रॉब्लम्स है वो अर्लियर जो मैनेजर्स थे वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स को दे देते थे, जो ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा, लेकिन टेलर ने ये कहा कि मैनेजर्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। जिस हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग से वो लॉन्ग टर्म अप्रोच में जो इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे थे, जैसे कि चेंज ऑब्जर्व हो रहा था सराउंडिंग में, तो उसके हिसाब से उनको खुद को ढलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो टाउन्स के आइडियाज़ थे, उन्होंने जो फॉर्म्स के बारे में बोला था, वो आइडियाज़ को सुन के टेलर ने इस चीज़ को भी अपनी थ्योरी में इनकलकेट किया, उसको फर्दर डेवलप करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को। तो उनकी जो नेक्स्ट बुक है वो पीस रेट सिस्टम थी, वेज एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने बात की। पीस रेट से ही नाम पता चल रहा है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना उनको वेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उनको इंसेंटिव मिलेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो द मैनेजमेंट शुड पे टू हाई वेजेस नॉन लो प्रोडक्शन कॉस्ट टू अचीव द इंक्रीज इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। तो वी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे वेजेस पे, तो उनको फॉर्मल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वर्कर को, ताकि वो फ्रेंडली कोऑपरेट करके मैनेजर एंड वर्कर पे फ्रेंडली कोऑपरेशन करके वेजेस जो है इंक्रीज़ कर सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते बाय उनको ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो चीज़ खुद ब खुद अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। साइंटिफिक क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करेंगे उस चीज़ में। टेलर वांट टू डेवलप न्यू कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। The traditional approach of management of authoritarian nature should replace the elements of planning, organizing and controlling. POC. जब भी कोई फुल फॉर्म आपको याद ना हो तो उसका एक फंडा बना लेना चाहिए। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टॉप सिस्टम। ही यूज साइंटिफिक फैक्ट फाइंडिंग टू डू अ जॉब। हर चीज़ को साइंटिफिकली उसने देखा कि कौन सी चीज़ को वो यूज़ करेंगे, यानी कि कौन सी मूवमेंट्स ऑफ हैंड को यूज़ करेंगे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि कौन सा काम राइट मैन फॉर राइट जॉब। एक सही इंसान को सही जॉब पे रखा जाए। कोई भी चीज़ पे स्पेशलाइजेशन होती है, आप घर पे खाना बनाते हैं तो वो मम्मी बना सकते हैं ज़्यादा अच्छा, ठीक है। किसी के घर में पापा भी बनाते होंगे, लेकिन हाथ में जो स्पेशलाइजेशन है वो वुमेन के हाथ में ज़्यादा ही होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझाएगा ताकि आपको समझ आ जाए। टेलर वांटेड टू ले द फाउंडेशन ऑफ साउंड पर्सनल मैनेजमेंट। अच्छा जो मैनेजमेंट है उसका फाउंडेशन वो रखना चाहते थे। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है, ये इनका थर्ड प्रिंसिपल आ गया। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस, सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस, एवरी एक्ट ऑफ वर्कमैन जो होता है उसको हम एक साइंस में छोटा सा डिवाइड कर लेते हैं, और ये जो है इंटरेस्ट में होता है बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट, क्योंकि जो आगे जाके जो वर्कर और मैनेजमेंट में क्योस ना हो कि किसना कौन सा फेयर डे ऑफ वेज का वर्क का फेयर डे कौन सा है, मतलब कितने दिनों के कितने पैसे मिलने चाहिए, इस तरह का कोई भी झगड़ा ना हो, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस में यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, सिलेक्ट वर्कर साइंटिफिकली हु हैव पर्सन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज टू परफॉर्म साइंटिफिकली डेवलप्ड वर्क। ये सिर्फ सिंपली क्लियर है। साइंटिफिकली जो फिजिकली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ इन वर्कर्स में होती है उन्हीं को सिलेक्ट करके हम आगे वर्क करने के लिए साइंटिफिकली वर्क लेके आते हैं, ताकि जो रूल ऑफ थंब को अवॉइड किया जा सके और सोल्जरिंग जैसी टेक्निक्स जो हैं वो फर्दर प्रमोट ना हो। थर्ड आ गया साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इन्हीं को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी दैट कि ये जो पहले ओल्ड वाले सिस्टम में दोबारा ना चले जाएं, ठीक है, क्योंकि हमने उस चीज़ को चेंज लाना था।
आने वाले समय में वो दोबारा पीछे चले जाएंगे तो फिर तो किए किराए पे पानी फिर जाएगा ना, तो कोई यूज़ ही नहीं रहेगा। तो इसलिए वो पीछे ना आए, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर भी उनको चाहिए, और वर्कर जो है वो भी काम करे, और जो मैनेजमेंट है वो भी सपोर्ट करे कि वो मना मत करे कि ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब कि उनको साइंटिफिकली एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स यानी कि साइंटिफिकली उनको अडॉप्ट करने का मौका दे। लास्ट आ गया डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। Taylor talked about equal responsibility between both instead of traditional management theory where workers were entirely responsible for the work. ये मैंने आपको पीछे बताया, पहले जो ट्रेडिशनली जो था वो entirely responsible जो थे वो वर्कर थे, लेकिन अब उन्होंने टेलर ने ये कहा है कि दोनों को ही साथ में लेके जानी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने के लिए। फंक्शनल फोरमैनशिप इनका अलग। अब नेक्स्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन था, 8 बॉस होता है, 8 बॉस होते हैं इसमें, और एक ही वर्कर होता है। ही डिवाइडेड वर्कर अमंग functional foremanship, 8 boss and 1 worker. He divided work among workers, but 8 boss and 1 worker. He divided work among workers but also among supervisors. उन्होंने वर्कर के सामने तो अपना वो जो काम है वो डिवाइड कर दिया, लेकिन सुपरवाइजरी लेवल पे भी उन्होंने डिवीजन की। 8 फंक्शनल बॉस होते हैं, 8 फंक्शनल बॉस में से जो 4 जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे प्लानिंग के लिए, एंड 4 वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग वर द ऑर्डर एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरियन, और जो रिस्पॉन्सिबल थे एग्जीक्यूशन के लिए गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। टेलर जो थे वो मानते थे कि ट्रेनिंग वी कैन इम्पार्ट टू फोरमैन एज वेल एज वर्कर, वी कैन इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द बोथ ऑफ देम। तो लास्ट जो उनका जो था कंट्रीब्यूशन था वो तो मेंटल रेवोल्यूशन। उन्होंने मेंटली वर्कर्स और जो है मैनेजमेंट को बोला कि मेंटल रेवोल्यूशन लेके आओ, मतलब कि अपनी मेंटल स्टेट जो है उस पर थोड़ा रेवोल्यूशन लेके आओ, चेंज लेके आओ। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर यू शुड सपोर्ट टू ईच अदर, दैट कि सरप्लस इतना लार्ज बन जाए कि क्वेरल करने का कोई मतलब पॉइंट ही ना रहे, कि आपको लड़ना ही ना पड़े, इतना सरप्लस लार्ज हो जाए कि जो वर्कर्स जो है उसको हाई वेजेस मिल जाए, और जो मैनेजमेंट जो है उनको अच्छा मतलब प्रॉफिट आ जाए, और जो कंज्यूमर्स जो है उनको भी प्रोडक्ट लो लेवल पे मतलब कि लो कॉस्ट पे मिल जाए। अब ये जो है क्रिटिसिज्म मैंने आपको ये जो एंड शुरू में बताया कि कितनी तरह के जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, अब मैंने बताया क्लासिकल हैं, ह्यूमन रिलेशन है, उसके बाद में आगे बिहेवियरलिस्ट आ गए, उसके बाद में मोटिवेशनल आ गए। तो हम जब क्रिटिसिज्म लिखेंगे तो उनकी जो थ्योरीज निकली हुई हैं वो इस पीस में ऐड कर देते हैं, तो ऐसे जल्दी याद हो जाता है। अब यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने ज़्यादा फोकस क्या किया, ट्रेड यूनियन वालों ने कहा कि इट इज़ एंटी यूनियन एंड एंटी मैनेजमेंट, वो ज़्यादा वर्कर्स को प्रायोरिटी देते थे, ठीक है। और वो जो ट्रेड यूनियन है ना और एंटी मैनेजमेंट के मतलब मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन को उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ज़्यादा फोकस वर्कर्स पे ही कर दिया, ठीक है। द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ वर्कर वॉज इग्नोर एंड कैंसल्ड एट डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ टेलर। ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया, उन्होंने ज़्यादा स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चरल हायरार्की है ना उस पर ज़्यादा फोकस किया था, उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर कर लिया कि इमोशंस वगैरह, सोशल रिलेशंस वगैरह ये सब चीज़ें इग्नोर कर दी। The managers did not appreciate the criticism of rule of thumb method and prescription of technical training to managers to increase efficiency and effectiveness. जो मैनेजर्स है ना उनको ना क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगा रूल ऑफ थंब का था। अब कुछ अनसाइंटिफिक मेथड तो ये लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो चलते आ रहे थे मैनेजर्स के टाइम से तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, और फिर उसके ऊपर से उन्होंने बोल दिया कि मैनेजर को ट्रेनिंग भी दो, तो ये भी मैनेजर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैनेजर्स के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, तो उन्हें ट्रेनिंग को बोला गया, तो उनको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होने लग गया कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। जो डिवीजन ऑफ वर्क करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ये कहा कि सिर्फ वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ों को संभाल कर आगे लेके जाएं ऑर्गेनाइजेशन में। फॉलेट, एल्टन मायो, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले ह्यूमन एस्पेक्ट को इंक्रीज की मतलब डिस्कस करेंगे हम आगे, इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया टेलर को, क्योंकि इन्होंने इनफॉर्मल ग्रुपिंग जो है वो इग्नोर की। यहाँ पे साइलेंट ग्रुप पे होता है जो हमें दिखता नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल वर्किंग में। टेलर की जो फिलॉसफी थी मैन आर जनरली लेजी वॉज क्रिटिसाइड बाय ब्राउन, क्योंकि वो टेलर जो है वो कहते थे मैन जो है वो जनरली लेजी है, लेकिन ब्राउन ने कहा कि नहीं, मैन जो है वो काम करना चाहता है, क्योंकि वो उसे स्टेटस देता है सोसाइटी में, एक पॉपुलैरिटी मिलती है कि हाँ भी उसने ये काम किया, इतना अच्छा किया, करना चाहते हैं। तो फॉल्ट जो है वो पता है कहाँ पे है, वो जॉब में है, वर्कर में नहीं है, फॉल्ट जॉब में है। तो कंक्लूड ये करेंगे कि इवन दो यहाँ पे बहुत सारा लिमिटेशंस है, लेकिन जो उस टाइम पे जो कि बहुत ही ओल्ड टाइम था जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी डिस्कवर हुई फर्स्ट टाइम टेलर के द्वारा, ठीक है, इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। The increased production cost was equally divided as profit is managers को profit मिल गया, higher wages worker को मिल गई, and low prices of product to consumer मिल गए। The Taylor contribution at time of industrialization was important, and still the study of formal organization referred this model to increase production of an organization। देखो हम informal organization तो पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो है क्लासिकल थिंकर का फॉर्मल और ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जब हमें पढ़ना होता है तो रेफरेंस जो है हम इस थ्योरीज की भी इंक्लूड करते हैं। इवन प्रेजेंटली भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इस थ्योरी को पढ़ाया जा रहा है। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम।